मुगल सल्तनत की राजधानी में एक चहल पहल भरी सुबह का आगाज हुआ। चारों ओर ढोलन गाड़ों की गूंज, हाथियों पर सजे सवारियां, रेशमी कपड़ों और हीरे जवाहरातों से चमकते दरबारी, यह सब उस भव्य समारोह की तैयारी थी जिसमें मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक होना था। यद्यपि वे पहले से ही गद्दी पर बैठ चुके थे, लेकिन यह समारोह उनका आधिकारिक भव्य स्वागत करने के लिए था। अकबर अभी युवा थे, लेकिन उनमें नेतृत्व और न्यायप्रियता के गुण स्पष्ट दिखाई देते थे। उनके साथ साथ उनके दरबार में अनेक गुणी विद्वान, कलाकार, कवि और योद्धा मौजूद थे। इन्हीं में से एक अनूठी प्रतिभा के धनी व्यक्ति का नाम था बीरबल। बीरबल, जिन्हें मूल नाम महेश दास के रूप में भी जाना जाता था, अपनी चतुराई और विनम्रता के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन यह कहानी कैसे शुरू हुई? कहते हैं कि बीरबल शुरू में एक सरल सा जीवन जीते थे। उनकी बुद्धि के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। कविता, लेखन, संगत, दर्शन, वे जीवन के कई क्षेत्रों में दक्ष थे। एक बार किसी ने अकबर को बीरबल की प्रशंसा में कई किस्से सुनाए। अकबर के मन में उत्सुकता जगी कि कौन है यह अद्भुत व्यक्ति। तब राजा ने राज दरबार में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया, जहां दूर दूर के विद्वानों को आमंत्रित किया गया। बीरबल ने भी उसमें भाग लिया और अपनी प्रखर बुद्धि से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। अकबर ने तत्काल उन्हें अपना दरबारी बना लिया और तब से उनकी मित्रता और दरबारी जीवन की कहानियां इतिहास में अमर हो गईं। इस कहानी का प्रारंभ जिस पल से हुआ, उसी पल से अकबर को एक ऐसा सलाहकार, मित्र और साथी मिला जिस पर वह पूरी तरह विश्वास कर सकते थे। बीरबल ने न सिर्फ अकबर के दरबार में अपनी जगह बनाई, बल्कि एक सम्मानजनक नवरत्न का दर्जा भी हासिल किया। समय बीतने के साथ मुगल दरबार में विविध घटनाओं और चुनौतियों का दौर चला। अकबर को अपने राज्य में सुधार, जनता का कल्याण, नए इलाकों का विस्तार, विरोधी राजाओं से कूटनीतिक संबंध स्थापित करना इत्यादि अनेक दायित्व संभालने थे। ऐसी परिस्थितियों में उन्हें हरदम ऐसे लोगों की जरूरत होती थी जो धैर्य और विवेक से काम लें और सही परामर्श देकर देशहित में मदद करें। बीरबल ने यही भूमिका निभाई। उनकी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के आगे बड़े बड़े विद्वान भी नतमस्तक हो जाते थे। अकबर ने एक दिन दरबारियों के सामने घोषणा की, मैं चाहता हूँ कि हमारा राज दरबार प्रतिभाशाली लोगों से भरा हो। हम कलाओं, संगीत, साहित्य, दर्शन और प्रशासन सभी क्षेत्रों में दक्ष व्यक्तियों को अपने पास रखना चाहते हैं। इस विचार को अमल में लाने के लिए अकबर ने प्रसिद्ध नवरत्न मंडल का गठन किया, जिसमें 9 शीर्ष विद्वान चुने गए। इन नवरत्नों में शामिल थे तानसेन संगीत के अप्रतिम उस्ताद, अब्दुल रहीम खान खाना साहित्य और काव्य के प्रतीक, राजा टोडरमल वित्त और प्रशासन के निपुण, राजा मान सिंह सैन्य कुशलता और वीरता के प्रतीक, अबुल फजल इतिहासकार और विद्वान, फैजी सुलेख और काव्य के धनी, मियां राम कला के ज्ञाता, मुल्ला दो प्याजा मस्खरापन और बुद्धिमत्ता का संगम, बीरबल चतुराई, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता का प्रतीक। इनमें से बीरबल का स्थान बेहद अद्वितीय था। कभी कभी अन्य दरबारी ईर्ष्या भी करते थे, क्योंकि अकबर बीरबल से खासा प्रभावित दिखाई देते थे। पर असल में अकबर को चापलूसी सुनने में कोई रुचि नहीं थी, उन्हें तो सच्चे सलाहकार की तलाश थी। बीरबल अपने तर्कपूर्ण तरीके से हर समस्या का हल सुझाते थे, इसलिए राजा उनका सम्मान करते थे। धीरे धीरे बीरबल के खिलाफ षड्यंत्र होने लगे। कुछ दरबारियों को लगता था कि बीरबल केवल अपनी चाटुकारिता की वजह से राजा के प्रिय हैं। वे भूल जाते थे कि बीरबल की लोकप्रियता उनकी असाधारण बुद्धि और स्पष्टवादिता से उपजी थी। वह कभी भी चापलूसी नहीं करते थे, बल्कि तर्कपूर्ण तरीके से अपनी बात राजा के सामने रखते थे। यही सब कारण थे कि बीरबल को एक के बाद एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जाने लगीं। उन्हें राज्य के कुछ हिस्सों का प्रशासन देखने के लिए भी भेजा गया। वहां उन्होंने अपनी न्यायप्रियता से जनता का विश्वास जीता। उन्होंने कर संग्रह और व्यवस्था में सुधार करते हुए राजकोष को भी समृद्ध बनाया।
अकबर ने यह देखकर उन्हें और अधिक प्रोत्साहित किया। एक दिन दरबार में एक वृद्ध महिला रोती बिलखती हुई आई। उसने शिकायत की कि उसके पड़ोसी ने उसकी जमीन हड़प ली है। अकबर ने अदालत लगाई और दोनों पक्षों के बयान सुने। एक तरफ जमींदार का बेटा था जिसके पास कुछ पुराने दस्तावेज थे। दूसरी ओर वह वृद्ध महिला थी जिसके पास कहने को बस इतना था कि यह जमीन पीढ़ियों से उसके परिवार के पास रही है, किंतु लिखित प्रमाण उसके पास नहीं था। अकबर ने जब यह पेचीदा मामला देखा तो उन्होंने बीरबल को न्याय करने का आदेश दिया। बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने जमीन के कुछ हिस्से में खुदाई करने का आदेश दिया। वहां से निकली मिट्टी उन्होंने दोनों पक्षों को दिखाई और पूछा, आपको क्या महसूस होता है? जमींदार का बेटा बोला, मिट्टी है। और क्या? वृद्ध महिला ने मिट्टी को छूकर कहा, इस भूमि के कण-कण में मेरे पूर्वजों की यादें बसी हैं। बीरबल ने दोनों के चेहरों को गौर से देखा और कहा, जिसे भूमि से भावनात्मक लगाव है वही इसका असली हकदार है। वृद्ध महिला की आंखों में आंसू आ गए। फिर बीरबल ने पुराने दस्तावेजों की जांच की तो पाया कि वे जाली थे। उन्होंने वृद्ध महिला के पक्ष में निर्णय सुनाया। अकबर ने इस निर्णय की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम सचमुच जानते हो कि सच्चाई को कैसे उजागर करना है। इस राज्य को तुम जैसे न्यायप्रिय व्यक्ति की आवश्यकता है। यह घटना दरबार में बीरबल के कद को और ऊंचा कर गई। अकबर को पहेलियां पूछने का बड़ा शौक था। वे अक्सर दरबारियों से अनोखे सवाल पूछते और देखते कि कौन सबसे अच्छा उत्तर देता है। एक बार अकबर ने पूछा, इस दुनिया में सबसे तेज क्या है? सबसे पहले एक दरबारी ने उत्तर दिया, तीर सबसे तेज है महाराज। दूसरे ने कहा, मैं समझता हूँ कि घोड़ा सबसे तेज दौड़ता है। तीसरे ने बोला, बिजली की चमक सबसे तेज है। अकबर सबके उत्तर सुनते रहे। अंत में उन्होंने बीरबल की ओर देखा। कहिए बीरबल, आपका क्या मानना है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, इस दुनिया में सबसे तेज सोच है, क्योंकि सोच से तेज कोई भी चीज नहीं दौड़ सकती। जब हम सोचते हैं तो पलक झपकते ही कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। समय और दूरी की सारी सीमाएं टूट जाती हैं। अकबर ने तालियां बजाईं और कहा, वाह बीरबल, तुमने सच ही कहा। यह सुनकर दूसरे दरबारी भी मान गए कि बीरबल की सोच वाकई सबसे तेज थी। अकबर और बीरबल की मित्रता समय के साथ प्रगाढ़ होती गई। दरबार में अनेक विषयों पर चर्चाएं होने लगीं, धर्म, दर्शन, समाज सुधार, कला और संस्कृति इत्यादि। अकबर ने औपचारिक शिक्षा भले ही पूर्ण रूप से प्राप्त न की हो, लेकिन उनकी बुद्धि विलक्षण थी। वे हर नए विचार को सुनने और समझने के लिए तत्पर रहते थे। बीरबल ने उन्हें कई विषयों पर मार्गदर्शन दिया। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या कोई ऐसा विषय है जहां तुम्हारी बुद्धि काम न करे? बीरबल ने हंसकर कहा, महाराज, दुनिया में कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं है। हरेक की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं। मैंने भले ही जीवन में कई बातें सीख ली हूँ, पर पूरी दुनिया का ज्ञान न मेरे पास है न किसी और के पास। अकबर ने उनकी विनम्रता से प्रसन्न होकर कहा, सचमुच सीखने की कोई सीमा नहीं होती। हमें हर रोज कुछ नया सीखना चाहिए। यह सुनकर दरबार में एक सुकून भरा माहौल बन गया। लोगों को लगा कि अकबर और बीरबल की जोड़ी वाकई गजब है, एक बहादुर राजा और एक बुद्धिमान सलाहकार, जिनकी अंतरंग दोस्ती इतिहास में एक मिसाल बनेगी। जैसे जैसे बीरबल की लोकप्रियता बढ़ी, वैसे वैसे कुछ दरबारियों की ईर्ष्या भी बढ़ने लगी। वे सोचते थे कि बीरबल उन्हें नीचा दिखाता है और राजा भी उसी की बात सुनते हैं। उन्होंने गुप्त रूप से बीरबल के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। कई बार वे बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश करते, मगर बीरबल अपनी सूझबूझ से हर बार बच निकलते। एक दिन एक दरबारी ने अकबर को उकसाते हुए कहा, महाराज, आपको लगता है कि बीरबल सबसे चतुर हैं, मगर मैं सुनता हूँ कि पड़ोस के राज्य में भी एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसने कई बार मुश्किल पहेलियों का उत्तर दिया है। क्या ही अच्छा हो कि हम बीरबल और उस व्यक्ति का मुकाबला कराएं।
अकबर ने भी यह बात सुनकर सोचा कि क्यों न सचमुच इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। अगले हफ्ते उस बुद्धिमान व्यक्ति को दरबार में बुलाया गया। दोनों को चंद गंभीर और रोचक सवालों के जवाब देने थे। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, वह व्यक्ति बहुत आत्मविश्वास से बोला, मैं अपनी बुद्धि के बल पर हर राज दरबार में सराहा गया हूँ। देखते हैं बीरबल में क्या खास है। अकबर ने कुछ प्रश्न पूछे जो दर्शन, तर्कशास्त्र और नैतिक मूल्यों से जुड़े थे। बीरबल ने तसल्ली से उनके जवाब दिए। वह विद्वान भी अपने अनुभव के अनुसार उत्तर देता गया। अंत में अकबर ने एक सवाल पूछा, यदि राज्य में भूखमरी जैसी आपदा आ जाए और हमारे पास सीमित संसाधन हो, तो हमें सबसे पहले किसकी चिंता करनी चाहिए? प्रतिद्वंद्वी ने कहा, महाराज, सबसे पहले राज्य के सैनिकों और अधिकारियों की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि वही सुरक्षा और प्रशासन संभालते हैं। बीरबल ने कहा, जहाँ तक मेरा मानना है, हमें सबसे पहले किसान और आम जनता की चिंता करनी चाहिए। जब तक वे सुरक्षित नहीं होंगे, हमारा राज्य भी सुरक्षित नहीं रह सकता। यदि जनता भूख से परेशान होगी, तो सैनिक भी कहां से अन्न लाएंगे? इसलिए हमें जड़ को सींचने की आवश्यकता है, न कि सिर्फ शाखाओं को। यह सुनकर अकबर ने प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया। बीरबल विजेता ठहरे। वह मेहमान विद्वान भी बीरबल की सोच से सहमत होकर उनकी तारीफ करने लगा। इस तरह ईर्ष्या का तूफान कुछ समय के लिए शांत हो गया, लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि बीरबल की मार्गदर्शक क्षमता को हर कोई चुनौती नहीं दे सकता। बीरबल सिर्फ दरबारी मसलों तक सीमित नहीं थे। अकबर ने उन्हें कई दफा राज्य के अंदरूनी इलाकों में जनता की समस्याएं समझने और समाधान निकालने के लिए भेजा। बीरबल के पास एक अनूठा गुण था, वे लोगों से सीधा संवाद करते थे, उनकी तकलीफें समझते थे और त्वरित उपाय सुझाते थे। एक बार बीरबल एक छोटे से कस्बे में गए, जहां किसानों का एक दल परेशान था। उन्हें पर्याप्त सिंचाई जल नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि इलाके के जमींदार ने नहर का पानी अपने खेतों को दे दिया था और बाकी किसानों के लिए पानी कम पड़ गया। बीरबल ने सीधे जमींदार से बात की और समझाया, यदि तुम स्वयं इतना पानी अपने खेतों को ले लोगे, तो बाकी किसान भूखे मर जाएंगे। उनका अन्न उत्पादन रुक जाएगा और फिर तुम्हारे लिए भी बाजार में अन्न कहां से आएगा? तुम थोड़े लालच में अपनी ही जड़ों को काट रहे हो। जब जमींदार को समझ आया कि उसका व्यवहार अंततः उसे भी नुकसान पहुंचाएगा, उसने तत्काल व्यवस्था की कि पानी का वितरण बराबरी से हो। किसानों ने चैन की सांस ली। इस घटना की खबर पूरे राज्य में फैल गई और लोग बीरबल की न्यायप्रियता की प्रशंसा करने लगे। अकबर अपने समय से आगे के विचार रखते थे। वे चाहते थे कि राज्य में सभी धर्मों का सम्मान हो और लोग आपस में मिलजुल कर रहें। बीरबल ने इस विचारधारा को व्यवहार में उतारने में अकबर की बहुत मदद की। दोनों मिलकर धार्मिक सभाओं का आयोजन करते, जहां विभिन्न धर्मों के विद्वान आकर अपने विचार साझा करते। दरबार में एक बार एक कट्टरपंथी विद्वान आया और उसने कहा, महाराज, हमें राज्य में दूसरे धर्म वालों को सीमित रखना चाहिए, नहीं तो वे ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। यह सुनकर अकबर को क्रोध तो आया, मगर उन्होंने शांत रहते हुए जवाब दिया, हमारा राज्य सबका राज्य है। हम यहाँ किसी एक मत या संप्रदाय को सर्वश्रेष्ठ नहीं ठहरा सकते। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, एक राजा को धार्मिक मसलों पर कैसे बर्ताव करना चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, एक राजा का धर्म न्याय होना चाहिए। जैसे नदियां अलग अलग स्रोत से निकलकर समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, वैसे ही सारे धर्म अंततः मानवता का ही संदेश देते हैं। हमें किसी एक धर्म को श्रेष्ठ बताकर अशांति नहीं फैलानी चाहिए। यह सुनकर अकबर ने बीरबल का हृदय से सम्मान किया और यह नीति पूरे राज्य में लागू करने की कोशिश की। अकबर का राज्य विस्तार होता जा रहा था। इस विस्तार के साथ कुछ पड़ोसी राजाओं ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। उन्हें लगता था कि मुगल सल्तनत बहुत विशाल हो चुकी है। वे अपने राज्य को स्वतंत्र रखने का प्रयास कर रहे थे। कई युद्ध हुए, कई रणनीतिक संधियां हुईं।
इन सब में बीरबल की भूमिका कूटनीतिक सलाहकार के रूप में उभरी। एक बार एक पड़ोसी राज्य के राजा ने स्पष्ट तौर पर कहा, हम किसी भी हाल में मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। अकबर ने कूटनीतिक प्रयास किए, संधियों पर वार्ता की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तब बीरबल ने सुझाव दिया, महाराज, क्यों न हम उनके राज्य के साथ एक रियायती व्यापार समझौता प्रस्तावित करें, जिससे उनके व्यापारियों को लाभ हो। साथ ही उन्हें यह भी विश्वास दिलाए कि उनकी आंतरिक सत्ता में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इस तरह वे स्वेच्छा से हमारे साथ सहयोग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अकबर को यह विचार पसंद आया। उन्होंने प्रस्ताव भेजा और धीरे धीरे वह राज्य आर्थिक रूप से मुगल सल्तनत से जुड़ गया। इस तरह बिना युद्ध के ही एक बड़े संघर्ष को टाला जा सका। अकबर ने सबके सामने बीरबल की सराहना की और उन्हें राज्य का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया। दरबार में एक बार एक व्यापारी आया जिसके पास बहुत ही बेशकीमती मोती थे। अकबर ने सोचा कि ऐसे दुर्लभ मोतियों को राज्य के खजाने में रखना बेहतर होगा, लेकिन व्यापारी इन मोतियों के लिए बहुत ऊंची कीमत मांग रहा था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम जाओ और इन मोतियों की कीमत का अंदाजा लगा कर आओ, फिर हम तय करेंगे कि इन्हें लेना चाहिए या नहीं। बीरबल व्यापारी के पास गए, मोतियों को ध्यान से देखा और एक प्रश्न पूछा, ये मोती इतने अनमोल क्यों हैं? व्यापारी ने गर्व से कहा, महाराज, ये बहुत ही दुर्लभ समुद्री क्षेत्र से निकाले जाते हैं। इनकी चमक और शुद्धता अद्वितीय है। बीरबल ने कहा, सचमुच सुंदर है, लेकिन अगर ये हम खरीद लें तो राज्य को इनका क्या लाभ? व्यापारी ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया, बस बोला, ये आपकी शान में 4 चांद लगा देंगे। बीरबल ने अकबर को लौटकर बताया, महाराज, ये मोती वाकई दुर्लभ हैं, पर इनसे राज्य को कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं होगा। वे सिर्फ सजावट में काम आएंगे। अकबर ने सोचा और कहा, तब तो हमें सोच समझकर ही खरीदना चाहिए। हमारी प्राथमिकताएं और भी हैं, जनता की भलाई, निर्माण कार्य, सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि। अंत में तय हुआ कि इतने महंगे मोतियों को खरीदना फायदे का सौदा नहीं होगा। इस प्रसंग से दरबारियों को एक सीख मिली कि कीमती चीजें हमेशा लाभदायक हों, यह जरूरी नहीं। साधनों का उचित उपयोग ज्यादा मायने रखता है। एक रात अकबर ने एक अजीब सपना देखा। सपने में उन्होंने देखा कि वे एक विशाल उद्यान में खड़े हैं, जहां चारों ओर हरे भरे पेड़ हैं और हर पेड़ पर तरह तरह के पक्षी बैठे हुए हैं। लेकिन अचानक एक तूफान आता है और सारे पक्षी उड़ जाते हैं। केवल एक ही पक्षी रह जाता है, जो आकर अकबर के हाथ पर बैठ जाता है। अकबर की नींद टूट गई। उन्हें यह बहुत विचित्र लगा। सुबह दरबार में उन्होंने सबको सपना सुनाया और पूछा, क्या कोई बता सकता है कि इसका क्या अर्थ है? कुछ दरबारी चुप रहे, कुछ ने अजीब अजीब तर्क दिए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा, महाराज, मेरा मानना है कि यह सपना बताता है कि जब बुरा वक्त आता है तो बहुत से लोग साथ छोड़ देते हैं, लेकिन सच्चा साथी वही होता है जो अंत तक टिका रहे। वह अकेला पक्षी शायद उस सच्चे मित्र या सलाहकार का प्रतीक है। यह सुनकर अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया और कहा, सपना चाहे जो भी कहे, मुझे खुशी है कि मेरे पास तुम जैसा मित्र है। बीरबल के अलावा दरबार में मुल्ला 2 प्यासा भी थे, जो अपने मस्खरे अंदाज के लिए जाने जाते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल को चुनौती दी, देखते हैं तुम कितना हंसा सकते हो। बीरबल ने कहा, मैं हंसाने से ज्यादा सिखाने में विश्वास रखता हूँ, लेकिन कोशिश करके देख लेते हैं। अगले दिन मुल्ला 2 प्याजा ने दरबार में मजेदार किस्से सुनाए। सभी हंस पड़े। फिर बीरबल ने एक किस्सा सुनाया, जिसमें एक किसान की कहानी थी जो आलस के कारण अपने खेत में समय पर फसल नहीं बोता, और जब अनाज की कमी होती है तो वह शिकायत करता है कि भगवान ने उसका साथ नहीं दिया। कहानी के अंत में बीरबल ने कहा, हमें इस बात पर हंसी आती है, लेकिन असलियत में यह बताता है कि इंसान अपने कर्तव्य से भागता है और फिर भाग्य को दोष देता है। जीवन में मेहनत के बिना हम अच्छे परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते। यह सुनकर दरबारियों को हंसी भी आई और सीख भी मिली।
मुल्ला दो प्याजा ने स्वीकार किया कि बीरबल की कहानियों में सिर्फ हंसी ही नहीं, गहरी शिक्षा भी होती है। एक दिन खबर आई कि राज्य के खजाने से कुछ मोहरें गायब हो गई हैं। सभी चौंक उठे, ऐसा कैसे हो सकता है? सुरक्षा इतनी कड़ी रहती है, फिर भी चोरी कैसे हुई? अकबर ने कसम खाई कि जो भी चोर होगा उसे कठोर दंड मिलेगा। उन्होंने बीरबल को इसकी जांच करने को कहा। बीरबल ने सभी सैनिकों और कर्मचारियों से पूछताछ की, कोई कुछ बता नहीं पाया। उन्होंने सोचा कि चोर यकीनन अंदर का कोई व्यक्ति है, वरना इतने सुरक्षित स्थान से चोरी करना असंभव है। तब बीरबल ने एक मनोवैज्ञानिक चाल चली। उन्होंने सभी कर्मचारियों को एक पंक्ति में खड़ा किया और उनके सामने एक लंबी छड़ी रख दी। बीरबल ने कहा, यह जादुई छड़ी है। रात में जिसने चोरी की होगी उसकी छड़ी सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। डरे हुए चोर ने, जो खुद भी उन कर्मचारियों में से एक था, अपनी छड़ी रात में 1 इंच काट दी ताकि सुबह तक बढ़ने पर वह समान दिखे। लेकिन सुबह बीरबल ने देखा कि उसकी छड़ी बाकी सबकी तुलना में 1 इंच छोटी थी। इस तरह चोर पकड़ा गया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और चोर को दंड दिया। अकबर कभी कभी अजीब आदेश भी देते थे ताकि दरबारियों की प्रतिक्रिया जांच सकें। एक बार उन्होंने आदेश दिया, आज से हर व्यक्ति को अपने सिर पर तरबूज रखकर दरबार में आना होगा। दरबारी हैरान हो गए कि यह कैसा आदेश है, लेकिन राजा का हुक्म था, सबने मानना पड़ा। अगले दिन दरबार में तमाम लोग सिर पर तरबूज लिए हुए आए। अजीब तमाशा बन गया। अकबर ने सबको देखकर हंसते हुए कहा, तुम सबने ऐसा क्यों किया? यह तो बिल्कुल निरर्थक आदेश था। दरबारी चुप रहे। अकबर ने खुद ही कहा, क्योंकि तुम सब राजा के हुक्म को सर्वोपरि मानते हो, चाहे वो कितना भी बेतुका क्यों न हो। पर हमें सोचना चाहिए कि क्या हर आदेश का आंखें मूंदकर पालन उचित है? बीरबल आगे बढ़े और बोले, महाराज, दरअसल हमें लगा कि आपका कोई विशेष उद्देश्य होगा। हालांकि यह सच है कि अंधभक्ति कभी कभी नुकसानदेह साबित हो सकती है। हमें राजा के आदेश का पालन तो करना चाहिए, लेकिन समझदारी भी रखनी चाहिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक कहते हो, राजा भी इंसान है और सभी को सोच विचार कर फैसले करने चाहिए। इस घटना के बाद दरबार में एक नई सोच विकसित हुई। अकबर के पुत्र सलीम, आगामी जहांगीर, का बचपन दरबारी माहौल में बीत रहा था। अकबर चाहते थे कि सलीम को उत्तम शिक्षा मिले ताकि वह आगे चलकर एक बेहतर शासक बन सके। उन्होंने बीरबल को सलीम का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी दी। सलीम कभी कभी शरारती हो जाता था। एक बार उसने कह दिया, मैं युद्ध करना चाहता हूँ, मुझे तलवार चलानी है। बीरबल ने उसे समझाया, युद्ध खेल नहीं है, यह राज्य की रक्षा के लिए एक अंतिम उपाय होता है। सलीम ने कहा, पर मैं राजा का बेटा हूँ, मुझे भी बहादुर बनना है। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बहादुरी सिर्फ तलवार चलाना नहीं, सबसे बड़ी बहादुरी अपने मन को काबू में रखना और जनता का कल्याण करना है। धीरे धीरे सलीम में बदलाव आया। उसने साहित्य और कला में भी रुचि लेनी शुरू की। अकबर ने देखा कि बीरबल अपने व्यवहारिक उदाहरणों से सलीम की सोच को परिपक्व बना रहे हैं। दरबार के लोग भी बीरबल की इस प्रतिभा की प्रशंसा करने लगे कि वे मात्र सलाह ही नहीं देते, बल्कि लोगों में सही दृष्टिकोण विकसित करवाते हैं। अकबर ने दरबार में 2 थाल रखवाए, एक में सच्चे मोती, दूसरे में नकली। उन्होंने दरबारियों से कहा, बिना हाथ लगाए बताए कि कौन सा थाल सच्चे मोतियों का है। किसी ने चमक देखकर कहा, किसी ने आकार देखकर, पर कोई स्पष्ट अंतर समझ नहीं आ रहा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने एक दीपक मंगवाया और दोनों थालों के पास रखा। जैसे ही तेज रोशनी पड़ी, नकली मोतियों की चमक अलग तरह से परावर्तित होने लगी। बीरबल ने तत्काल पहचान कर बता दिया। अकबर ने पूछा, तुमने यह तरीका कैसे सोचा? बीरबल ने कहा, अंधेरे में कई चीजें एक जैसी दिख सकती हैं, लेकिन प्रकाश में लाने पर सत्य और असत्य अलग अलग नजर आने लगते हैं। अकबर ने खुशी खुशी बीरबल को इनाम दिया।
कभी कभी दरबारियों को लगता था कि बीरबल को बहुत अधिक मान सम्मान मिल रहा है। अकबर ने यह भांप लिया और एक दिन दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, मुझे लगता है कि कुछ लोग असंतुष्ट हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें वह स्थान या मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। अकबर ने बीरबल से सुझाव मांगा। बीरबल ने एक कहानी सुनाई। एक व्यक्ति भोजन कर रहा था। उसने देखा कि दूसरे व्यक्ति की थाली में घी बहुत अधिक है। वह ईर्ष्या से भर उठा और बोला, तुम्हारी थाली में इतना घी क्यों? दूसरे ने उत्तर दिया, भाई, मेरे पास भी थोड़ा ही घी है। शायद तुम्हें दूर से ज्यादा लग रहा है, यानी अक्सर पराई थाली में घी ज्यादा दिखता है। यह हमारे मन का भ्रम है। यह सुनकर अकबर ने दरबारियों से कहा, अपनी काबिलियत निखारिए, सम्मान अपने आप आएगा। ईर्ष्या से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि प्रयास से अपना स्थान बनाया जा सकता है। अकबर चाहते थे कि उनकी प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी और न्याय संगत रहे। उन्होंने बीरबल से कहा, हम इतने बड़े राज्य में कैसे सुनिश्चित करें कि हर स्तर पर न्याय हो? कहीं स्थानीय अधिकारी मनमानी तो नहीं करते? बीरबल ने सुझाव दिया, महाराज, समय समय पर गुप्त निरीक्षण और जनता से सीधा संवाद होना चाहिए। आप या आपके विश्वसनीय दरबारी भेष बदलकर प्रजा के बीच जाएं और देखें कि अधिकारी क्या कर रहे हैं। साथ ही हर शहर में एक शिकायत पेटी रखवाई जाए जिसमें जनता गुप्त रूप से शिकायत डाल सके। इन शिकायतों की जांच के लिए एक स्वतंत्र समिति बनाई जाए। अकबर को यह विचार पसंद आया और उन्होंने इसे लागू किया। अधिकारियों के बीच संदेश गया कि कोई भी अनुचित काम उन पर भारी पड़ सकता है। जनता को भी यह भरोसा मिला कि उनकी आवाज सुनी जाएगी। एक दिन अकबर ने दरबार में एक चुनौती रखी। एक किसान को भेड़िया, बकरी और गोभी को नदी पार ले जाना है, लेकिन नाव बहुत छोटी है। किसान एक बार में केवल एक को ही ले जा सकता है। यदि भेड़िया और बकरी साथ रहे तो भेड़िया बकरी को खा जाएगा। अगर बकरी और गोभी साथ रहें तो बकरी गोभी खा जाएगी। किसान इन्हें कैसे सुरक्षित नदी पार ले जाए? कई दरबारी चक्कर में पड़ गए। बीरबल ने कहा, पहले किसान बकरी को पार ले जाए, फिर वापस आकर भेड़िए को ले जाए और बकरी को वापस ले आए। इस बार गोभी को लेकर जाए और पार उतार दे, फिर अंत में वापस आकर बकरी को ले जाए। इस तरह किसी का किसी से नुकसान नहीं होगा। अकबर ने सराहना की कि बीरबल ने फिर तार्किक हल निकाला। अकबर ने एक दिन मजाक में कहा, बीरबल, तुम इंटेलेक्ट के तो धनी हो, पर क्या तुम रसोई में भी कुशल हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, आप आदेश करें तो प्रयास करूंगा। अकबर ने कहा, तो ठीक है, आज का दोपहर का भोजन तुम ही पकाओगे। बीरबल ने रसोई संभाली और कुछ साधारण किंतु स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। जब दरबारियों ने भोजन चखा तो सबको स्वाद पसंद आया। अकबर ने कहा, मैंने समझा था कि तुम केवल ज़बान से ही चमत्कार करते हो, पर आज हाथों का जादू भी दिखा दिया। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, जीवन में कोई भी कौशल सीखना मुश्किल नहीं, यदि हम मन लगाकर सीखें। बस हमें घमंड से बचना चाहिए। अकबर को कभी कभी बेहद अटपटे सवाल सूझते थे। उन्होंने दरबारियों से पूछा, हमारे राज्य में कुल कितने कौवे हैं? सब चुप हो गए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा, महाराज, हमारे राज्य में कुल 95,463 कौवे हैं। अकबर चौंके, इतने सटीक आंकड़े कैसे? बीरबल हंसते हुए बोले, अगर कम निकले तो समझिए कुछ कौवे दूसरे राज्य घूमने गए हैं। अगर ज्यादा निकले तो समझिए दूसरे राज्य से कुछ कौवे हमारे यहाँ आए हैं। अकबर और पूरा दरबार ठहाका मारकर हंस पड़ा। कुछ दिन बाद अकबर ने फिर पूछा, कौवा नर है या मादा? बीरबल ने तुरंत कहा, महाराज, इसके पंखों की चमक देखकर पता लगाया जा सकता है। यदि चमक ज्यादा है तो नर कौवा, कम है तो मादा। अकबर ने पूछा, क्या वाकई यह सत्य है? बीरबल ने कहा, महाराज, हम कौवों से तो पूछ नहीं सकते, इसलिए किसी न किसी तुक्के का सहारा लेना पड़ेगा। अकबर हंसकर बोले, बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी कमाल की है।
राजकुमार सलीम अब थोड़ा बड़ा हो गया था। दरबारी औपचारिकताएं कभी कभी उसे उबाऊ लगती थी और वह शरारत करने लगता था। एक बार उसने मजाक में बीरबल की टोकरी में चुपके से एक भारी पत्थर रख दिया। जब बीरबल को पता चला तो वह नाराज नहीं हुए। उन्होंने बस सलीम से कहा, राजकुमार, लगता है यह पत्थर आपके किसी काम का होगा। अच्छा हुआ मैंने इसका बोझ नहीं उठाया। सलीम ने पूछा, आप नाराज क्यों नहीं हुए? बीरबल ने जवाब दिया, जीवन में ऐसी शरारतें हमें याद दिलाती हैं कि मन शांत कैसे रखा जाए। अगर कोई पत्थर हमें चोट पहुंचाए तो बेहतर है हम उससे सीखें कि चोट से कैसे बचा जाए, बजाय उस पर क्रोध करने के। सलीम ने सोचा कि शायद मुझे शरारतों से आगे बढ़कर कुछ रचनात्मक करना चाहिए। एक बार दरबार में एक व्यक्ति शिकायत लेकर आया कि उसके पास अर्धसत्य जानकारी है जिसे वह राजा को बताना चाहता है। अकबर ने पूछा, क्या मतलब अर्धसत्य? वह व्यक्ति बोला, महाराज, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, बस आधी ही पता है, लेकिन वह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। दरबार में जब उसने अपनी बात रखी तो पता चला कि वह केवल अफवाहों पर आधारित कोई बात कह रहा है। अकबर ने कहा, यदि तुम्हारे पास ठोस प्रमाण नहीं तो हम कैसे विश्वास करें? वह व्यक्ति कोई स्पष्ट आधार प्रस्तुत नहीं कर सका। बाद में बीरबल ने समझाया, महाराज, अर्धसत्य कभी कभी घोर अफवाह में बदल जाता है। बिना पुख्ता प्रमाण के किसी बात को मान लेना खतरनाक हो सकता है। अकबर ने माना कि जल्दबाजी में निष्कर्ष पर पहुंचने से राज्य में भ्रम फैल सकता है। अकबर और बीरबल का उद्देश्य सिर्फ दरबार में पहेलियों और मनोरंजन तक सीमित नहीं था। वे राज्य में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों और समस्याओं पर भी ध्यान देते थे, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह पर रोक, छुआछूत इत्यादि। अपने समय के लिहाज से वे काफी प्रगतिशील थे। हालांकि समाज उनके सभी विचारों को तुरंत स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। बीरबल ने एक बार कहा, महाराज, कोई भी सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे ही संभव है। जनता को शिक्षित किया जाए, उन्हें समझाया जाए कि कुरीतियों से कितना नुकसान है। अकबर ने अलग अलग प्रांतों में विद्वानों और मुखियाओं की बैठकें बुलाईं ताकि सब मिलकर कोई व्यवहारिक समाधान ढूंढ सकें। यह आसान नहीं था, पर यह पहल मुगल शासन की एक सकारात्मक पहचान बनी। एक दिन अकबर ने बीरबल को चुनौती दी, मुझे एक ऐसी आग दिखाओ जो ठंडी हो। बीरबल ने कहा, जी महाराज, चलिए नदी किनारे चलते हैं, वहीं आपको ठंडी आग मिलेगी। दरबार के लोग हैरान कि आग ठंडी कैसे हो सकती है। वहां बीरबल ने देखा कि कुछ स्त्रियां भोजन बना रही थी। उन्होंने एक स्त्री से कहा, क्या आप मुझे थोड़ा आग दे सकती हैं? उसने जलते अंगारे निकालकर बीरबल के लिए रख दिए। बीरबल ने अकबर से कहा, लीजिए महाराज, ठंडी आग। अकबर ने छूकर देखा तो अंगारे गर्म ही थे। तब बीरबल ने समझाया, महाराज, हमारे लिए यह आग ठंडी थी क्योंकि हमें इसे सुरक्षित उठाने का साधन और अनुमति नहीं थी। यह आग हमारे किस काम की, अगर इन स्त्रियों के सहयोग के बिना? किसी भी वस्तु का महत्व तब ही है जब हम उसका उपयोग करने का सामर्थ्य रखते हों। अकबर ने माना कि बीरबल एक असंभव लगने वाली बात को भी तर्क से समझा देते हैं। अकबर को शाही मोहरों का बड़ा शौक था। वे चाहते थे कि उनकी मुहर कुछ ऐसी हो जिसे देखकर लोग उनकी महत्ता पहचान लें। उन्होंने बीरबल से कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी नई मुहर सबसे अनोखी हो। बीरबल ने कुछ दिन सोचकर एक मुहर तैयार करवाई जिस पर हाथी का चित्र था और उसके ऊपर अकबर लिखा हुआ था। जब दरबार में मुहर प्रदर्शित की गई तो कुछ दरबारियों को समझ नहीं आया कि यह डिजाइन क्यों रखा गया है। अकबर ने पूछा, हाथी और मेरा नाम इस तरह क्यों? बीरबल ने कहा, महाराज, हाथी विशालता और शक्ति का प्रतीक है। आपका साम्राज्य भी विशाल है और आपका व्यक्तित्व भी उसी का प्रतिरूप है। आपके नाम का हाथी पर अंकन इस बात का संकेत है कि आप महान शासक हैं जो विशाल चुनौतियों का सामना कर सकता है। अकबर ने इस पर खुश होकर मुहर को स्वीकार किया।
कुछ दरबारियों की जलन कम होने का नाम ही न ले रही थी। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि किसी तरह बीरबल को दरबार से निकाला जाए। एक ने अफवाह फैला दी कि बीरबल गुप्त दस्तावेज चुराकर दुश्मनों को बेच रहा है। अकबर को यह पता चला तो उन्हें बहुत क्रोध आया, मगर वे बीरबल पर अटूट विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने जांच के आदेश दिए। जांच में पता चला कि आरोप पूरी तरह झूठे हैं। उल्टा षड्यंत्र करने वालों की पोल खुल गई। अकबर ने उन्हें दंड दिया और बीरबल से क्षमा मांगी। मुझे अफवाह पर यकीन नहीं करना चाहिए था, बीरबल ने कहा। महाराज, सत्य को देरसवेर जीत ही मिलती है। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, सिर्फ प्रार्थना करता हूँ कि आप किसी भी अफवाह पर त्वरित यकीन न किया करें। अकबर और बीरबल की ख्याति अब दूर दूर तक फैलने लगी थी। विदेशी यात्री, राजदूत इन किस्सों को सुनकर दरबार में आते थे और पूछते थे, क्या वाकई आपके दरबार में ऐसा हुआ? दरबारी गर्व के साथ ये कहानियां सुनाते। बीरबल एक बहुआयामी छवि बन गए। वे दार्शनिक भी थे, न्यायप्रिय सलाहकार भी, चतुर राजनीतिज्ञ भी और हास्यप्रिय व्यक्ति भी। कई विदेशी विद्वान अकबर से पूछते, यह कैसे संभव है कि एक ही दरबार में तानसेन जैसा संगीतज्ञ, राजा टोडरमल जैसा प्रशासक और बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति हो? अकबर मुस्कुराकर जवाब देते, हमें चाटुकारिता नहीं बल्कि सच्ची प्रतिभा की खोज थी। हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे रत्न मिले। राज्य के किसी दूरस्थ क्षेत्र में एक बड़े विद्रोह की खबर आई। वहां के लोग कहते थे कि मुगल शासन उनका शोषण कर रहा है। उन्होंने कर देने से मना कर दिया और हथियार उठा लिए। कई दफा सैन्य प्रयास किए गए, लेकिन विद्रोही आत्मसमर्पण को तैयार न थे। लड़ाई लंबी चल रही थी। अंत में अकबर ने बीरबल को भेजने का फैसला लिया ताकि वह कोई कूटनीतिक हल निकाल सके। बीरबल ने विद्रोही नेताओं से मिले, उनकी शिकायतें सुनी। उन्हें पता चला कि स्थानीय सूबेदार अत्याचार कर रहा था। बीरबल ने उस सूबेदार को हटाकर वहां एक ईमानदार अधिकारी नियुक्त किया और विद्रोहियों को समझाया, अगर आप इसी तरह लड़ते रहेंगे तो आपकी ही प्रजा सबसे अधिक कष्ट झेलेगी। अपनी मांगे रखिए, हम उन्हें पूरा करने को तैयार हैं। धीरे धीरे वार्ता के जरिए एक संधि हुई और विद्रोह शांत हुआ। अकबर ने दरबार में बीरबल की सराहना की, इनके विवेक ने हमें भारी खून खराबे से बचा लिया। हमारा राज्य ऐसे सलाहकारों पर गर्व करता है। समय बीतता गया, अकबर और बीरबल दोनों वृद्ध होने लगे। किंवदंतियों के अनुसार एक दिन बीरबल युद्ध अभियान में गए और शहीद हो गए। यह खबर सुनकर अकबर को गहरा सदमा लगा। उन्होंने रोते हुए कहा, मैंने केवल अपना सलाहकार ही नहीं बल्कि अपना सच्चा मित्र खोया है। कुछ लोग मानते हैं कि बीरबल ने दरबार से निवृत्त होकर शेष जीवन एकांत में बिताया, लेकिन लोक कथाओं में उनकी वीरगति का ही उल्लेख अधिक मिलता है। जैसे भी हो, अकबर और बीरबल की जोड़ी भारतीय इतिहास में अमर बन गई। जब भी उनके नाम लिए जाते हैं, लोग मनोरंजक व रोचक किस्सों के साथ साथ नैतिक मूल्यों की याद दिलाते हैं। उनकी कहानियों में मनोरंजन भी है और सीख भी। शायद यही वजह है कि सदियों बाद भी ये किस्से नए नए रूपों में सुनाए जाते हैं और आगे भी सुनाए जाते रहेंगे।